और आज हम फिर से स्टार्ट करेंगे जो हमारा सेट नंबर चौथा था, ठीक है। उसका आज हम अंतिम पार्ट लेकर के आए हैं, क्योंकि ये जो सेट है ये 2 पार्ट में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। पहला पार्ट मैं बना चुका हूँ, ये अंतिम पार्ट यानी दूसरा पार्ट है। तो मैं जो है क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक करा चुका था आपको पता भी होगा। जो 6 का घ नंबर क्वेश्चन है, घ नंबर, ये क्वेश्चन हो चुका था। आज हम स्टार्ट करेंगे 7वां क्वेश्चन से, ठीक है। तो चलते हैं बिना ही देरी की हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के महत्व पर एक निबंध लिखिए। तो देखिए यहाँ से आंसर आपको लिखना है कि कृषि क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके मानव उपयोगी पौधों या फसलों के आनुवांशिक पदार्थ में परिवर्तन करके फसलों में कई उपयोगी गुण जैसे कीट प्रतिरोधी, विशिष्ट प्रोटीन निर्माण, पोषण वृद्धि उत्पादन में वृद्धि प्रतिकूल प्रतिरोधी गुण आदि उत्पन्न किए जा सकते हैं, जैसे कि हमारे पास ये दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। हमें यहाँ पर क्या जानना है, बायोटेक्नोलॉजी में, जैव प्रौद्योगिकी में, कृषि के क्षेत्र में क्या है, हम जो है ऐसे ऐसे फसलें उगा लेते हैं जो कीट प्रतिरोधी होती हैं, इसी की सहायता से हम उगाते हैं, ठीक है। और उनके पोषण मान में भी वृद्धि होती है। अगर कोई फल है वो कमज़ोर है तो इस विधि के द्वारा हम उसे अच्छा फल उगा सकते हैं उस पौधे से। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो कृषि के बारे में बता रहा है। इसमें जो कह रहा है ना, जैसे कि हमारे पास जो है पहला पॉइंट है हमारे पास, देखिए इसमें नंबर 1 नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीन का समावेश है। इसमें क्या लिखा है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीन का समावेश है। इसमें लिखना जीवाणु से NIF है। NIF जीन को फसली पौधों में स्थानांतरित करके उनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण का गुण उत्पन्न किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके का जो गुण है वो किया जा सकता है उत्पन्न, किनमें, इन्हीं में, फसली पौधों में, ठीक है। फिर इसके बाद है दूसरा नंबर, बीजों के पोषण मान में भी सुधार किया जा सकता है। देखिए पौधों में जीन स्थानांतरण करके यानी कि द्वारा उनके बीजों में प्रोटीन की मात्रा जो है बढ़ाकर पोषण मान में सुधार किया जा सकता है। तो पोषण मान में भी सुधार कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट और देखते हैं। तो देखिए तीसरा पॉइंट है प्रकाश संश्लेषण में वृद्धि। यहाँ पर क्या लिखना है, देखिए पौधों में जीन स्थानांतरण के द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। प्रकाश संश्लेषण क्षमता को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। एवं C3 पौधों को C4 पौधों में भी बदला जा सकता है। क्या किया जा सकता है, जो C3 पौधे होते हैं उनको C4 पौधों में भी बदला जा सकता है, इसी जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा, इन बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना ही रखना है। इसके बाद 7वें का कह रहा है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, यानी PCR होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। इसका शॉर्टकट नाम क्या होता है, PCR का पूरा नाम होता है पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। तो हिंदी में क्या कहते हैं, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का आरेखी निरूपण के साथ वर्णन कीजिए। तो देखिए इसमें लिखना है आंसर में, PCR एक तकनीक होती है। PCR क्या होती है, एक प्रकार की तकनीक होती है जिसका उपयोग आणविक जीव विज्ञान में एक निश्चित DNA खंड की कई कॉपियां यानी कि मतलब बनाने के लिए किया जाता है। बहुत सारी कॉपियां बनाने के लिए किया जा सकता है इसी का इस्तेमाल PCR का। PCR ने DNA के एक छोटे से हिस्से की PCR ने DNA के एक छोटे से हिस्से की लाखों प्रतियां बनाना संभव बना दिया है। फिर यहाँ पर इस तकनीक को सफल बनाने हेतु टैक पॉलीमरेज एंजाइम की खोज की। फिर लिखा PCR चक्र में 3 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 3 चरण। पहला चरण होता है निष्क्रियकरण। पहला क्या होता है, निष्क्रियकरण। पहला चरण ध्यान में रखिएगा, निष्क्रियकरण। इसमें लिखना है
वांछित डीएनए, वांछित यानी मन का डीएनए, ठीक है, वांछित डीएनए मिश्रण को 1 मिनट के लिए 94 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जा सकता है, यानी गर्म किया जाता है, जिससे उच्च तापमान के कारण, हाई टेम्परेचर के कारण डीएनए के जो दोनों रज्जुक होते हैं ना, दोनों रज्जुकों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है, हाइड्रोजन जो बंद होता है, वो टूट कर दोनों रज्जुक क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं दोनों ही रज्जुक। ये डीएनए खंड आपको दिखाई दे रहा है, इसको क्या करोगे आप, 1 मिनट के लिए 94 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करोगे, तो ये जो खंड आपको दिखाई दे रहा है, एक और एक ये खंड है, ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, दोनों ही खंड क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा ये जुड़े हैं, ये जो बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं ना, तो एक स्थिति ऐसी आएगी, ये धीरे धीरे टूट कर क्या हो जाएंगे, ये अलग हो जाएंगे, दोनों ये अलग हो गए हैं, ठीक है, इतना इसमें लिखना है। फिर इसके बाद देखिए दूसरा है उपक्रामक तापानुशीलन, इसमें लिखना है वांछित डीएनए युक्त अभिक्रिया मिश्रण को 1.5 मिनट के लिए 40 से 60 डिग्री सेल्सियस पर क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है, इसे क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है, तथा डीएनए रज्जुक दोनों सिरे पर एक छोटे प्राइमर को जोड़ा जाता है, डीएनए रज्जुक दोनों सिरे पर एक छोटे प्राइमर को जोड़ा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा, डीएनए रज्जुक दोनों सिरे पर एक छोटे प्राइमर को जोड़ा जाता है। ये देखिए यहाँ पर ये डीएनए रज्जुक है, ये छोटे से प्राइमर है, इन्हीं को जोड़ा जाएगा इसमें, इन्हीं का क्या किया जाएगा, इन्हीं को जोड़ा जाएगा इसमें, बस इतना आपको इसमें लिखना है। इसके बाद देखते हैं हम और इसके आगे तीसरा पॉइंट। तो देखिए तीसरा क्या है, उपक्रामक का प्रसार, इसमें लिखना है अब इन प्राइमर डीएनए पर 72 डिग्री सेल्सियस पर टैग पॉलीमरेज द्वारा न्यूक्लियोटाइड को जोड़ा जाता है, क्या किया जाता है, न्यूक्लियोटाइड को जोड़ा जाता है। फिर इस प्रकार लगभग 40 यानी 4 से 5 मिनट की अवधि चक्र पूरा हो जाता है, क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है चक्र। पीसीआर के प्रत्येक चक्र में डीएनए की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, दोगुनी होती जाती है, दोगुनी क्या होती है, हो जाती है। देखिए यहाँ पर ये हमारे दोनों स्टैंडर्ड जुड़ गए हैं, बढ़िया, ठीक है, आपको ऐसे ही बना के आना है आराम से। इसके बाद देखते हैं हम आगे का, ये क्वेश्चन एक कह रहा है बायोगैस संयंत्र, 8वां नंबर क्वेश्चन है, बायोगैस संयंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। कह रहा है 8वें का है कैंसर क्या है, कैंसर के कारण एवं उपचार का विस्तार से वर्णन कीजिए, विस्तार से हमें क्या करना है, इसका वर्णन करना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको आराम से लिखना है कैंसर के बारे में, तो देखिए लिखना, कैंसर शरीर में होने वाली एक असामान्य और खतरनाक स्थिति होती है। कैंसर आपको पता है बहुत भयंकर होता है। कैंसर तब होता है जब शरीर में कोशिकाएं असामान्य रूप से बढ़ने और विभाजित होने लगती हैं। हमारे जो, जैसे मान लीजिए हमारे बॉडी की कोई भी कोशिका है, यदि असामान्य रूप से बढ़ने लगे, तेजी के साथ वृद्धि करने लगे और विभाजित होने लगे लगातार, तो एक गांठ बन जाती है, वो एक गांठ का रूप लेने लगती है, जिन्हें हम बोलते हैं साधारण भाषा में कैंसर, ठीक है। हमारा शरीर खरबों कोशिकाओं से बना है, एक कोशिकाओं से नहीं बना, बहुत सारी कोशिकाओं से बना है। स्वस्थ कोशिकाएं शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार बढ़ती हैं, जो स्वस्थ कोशिकाएं होती हैं ना, हेल्थ बढ़िया, वो कैसी, वो आवश्यकता के अनुसार ही बढ़ती हैं, आवश्यकता के अनुसार ही बढ़ती हैं। फिर लिखा है और विभाजित होती हैं। कोशिकाओं की उम्र जैसे जैसे बढ़ती या क्षतिग्रस्त होती है, ये कोशिकाएं मर भी जाती हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उनकी या क्षतिग्रस्त होती हैं, तो ये कोशिकाएं मर भी जाती हैं। फिर देखिए इसके बाद लिखना है, कोशिकाएं क्या होती हैं, मर भी जाती हैं, इनकी जगह नई कोशिकाओं का निर्माण होने लगता है, हो जाता है। जब किसी को कैंसर होता है तो ये तो कोशिकाएं जो होती हैं इस तरह से अपना काम करना बंद कर देती हैं, तो कोशिकाएं इस तरह से अपना काम करना क्या कर देती हैं, वो बंद कर देती हैं। पुरानी और क्षतिग्रस्त कोशिकाएं जो होती हैं वो मरने की बजाय जीवित रह जाती हैं, मरने की बजाय क्या हो जाती हैं, वो जीवित रह जाती हैं
और जरूरत नहीं होने के बावजूद भी नई कोशिकाओं का निर्माण होने लगता है। देखिए जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी नई कोशिकाओं का निर्माण होने लगता है, इतने आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। निर्माण होने लगता है। यही जो अतिरिक्त कोशिकाएं होती है वो अनियंत्रित रूप से विभाजित होती हैं। क्या होती हैं? विभाजित होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ट्यूमर होता है। जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? ट्यूमर होता है। अधिकतर कैंसर क्या होते हैं? वो ट्यूमर होते हैं, ट्यूमर्स होते हैं। अधिकतर कैंसर कैसे होते हैं? ट्यूमर्स, यानी गांठें पड़ जाती हैं अधिकतर कैंसर में। लेकिन ब्लड कैंसर में ट्यूमर नहीं बनता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। ट्यूमर बिल्कुल इसमें नहीं बनता, गांठ वगैरह। किसमें? ब्लड कैंसर में। जबकि अधिकतर ज़्यादातर ट्यूमर बनता ही बनता है। ज़्यादातर कैंसर में क्या बनता है? ट्यूमर। इसके बाद देखते हैं हम कैंसर के कारण। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, कैंसर होने का कारण क्या है? नंबर 1 है धूम्रपान, सिगरेट या बीड़ी पीने से मुंह, गले, फेफड़े, पेट और मूत्राशय कैंसर हो सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, पहला कारण है। दूसरा, शराब पीने से श्वास नली, भोजन नली और तालू का कैंसर हो सकता है। तीसरा है कुछ रसायन और दवाओं से पेट, लीवर और मूत्राशय कैंसर हो सकता है। आपको पता भी होगा दवाएं रिएक्शन कर जाती हैं कभी कभी। चौथा पॉइंट है धीमी आंच पर पकाया गया जो भोजन होता है और ज़्यादा नमक वाला जो भोजन होता है और कम रेशे वाले जो भोजन होते हैं वो बड़ी आंतों का कैंसर हो सकता है इससे। ये भी ध्यान में रखना है। अगर आप धीमी आंच में पकाया भोजन अगर खाओगे तो बड़ी आंत का कैंसर हो सकता है। ज़्यादा नमक वाला भोजन खाओगे तब भी बड़ी आंत का कैंसर हो सकता है। कम रेशे वाले भोजन खाओगे तब भी बड़ी आंत का कैंसर हो सकता है, ठीक है। फिर देखिए इसके उपचार, इसके क्या है? उपचार। कैंसर का उपचार, पहला है सर्जरी। पहला क्या है? सर्जरी। सर्जरी है, देखिए इसमें लिखना क्या है? शल्य चिकित्सा बोलते हैं इसे हिंदी में। इस उपचार पद्धति द्वारा गैर हिमेटोलॉजिकल कैंसर का उपचार किया जाता है। कैंसर का उपचार किया जाता है। इसमें कैंसर प्रभावित अंग अथवा गांठ को शल्य चिकित्सा द्वारा पूर्ण रूप से क्या किया जाता है? निकाल दिया जाता है। शल्य क्रिया द्वारा पूर्ण रूप से गांठ को क्या किया जाता है? निकाल ही दिया जाता है, ठीक है। परंतु यह तब नहीं संभव हो पाता जब कैंसर शल्य चिकित्सा से पूर्व ही मेटास्टेसिस द्वारा अन्य कोशिकाओं में पहुंच जाता है। ये ध्यान में रखना, तब नहीं संभव हो सकता। दूसरा कीमोथेरेपी। इसमें लिखना है यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अलग अलग प्रकार की दवाओं का उपयोग करके कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को क्या किया जा सकता है? रोका जा सकता है, ठीक है। इसी विधि के द्वारा जो ब्लड कैंसर होता है उसे कंट्रोल किया जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 9वां क्वेश्चन कह रहा मानव विकास पर एक निबंध लिखिए। आंसर में लिखना मानव विकास का उद्देश्य जीवन की गुणवत्ता सुधारना है। मानव विकास का उद्देश्य क्या? जीवन की गुणवत्ता सुधारना है। जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए सर्वप्रथम भोजन, वस्त्र और आवास जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति क्या है? आवश्यक है। इसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि अनेक वस्तुओं की आवश्यकता होती है। पहले तो भैया इसकी आवश्यकता होगी, बाद में इसकी आवश्यकता होती है, ठीक है। संसार के अनेक देशों में लोगों के जीवन की गुणवत्ता में बहुत अंतर है। दो देशों में ही नहीं बल्कि एक ही देश के भिन्न क्षेत्रों और वर्गों के लोगों के जीवन की गुणवत्ता में काफी अंतर देखने को मिलता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद है मानव विकास का अर्थ। तो देखिए मानव विकास का अर्थ क्या होता है? मानव के अस्तित्व के लिए अनिवार्य भोजन, वस्त्र और आवास तथा सुखदायक वस्तुओं को जुटाना ही मानव विकास है। ये बिल्कुल सिंपल भाषा लिखी हुई है, आपको समझ में आ जाएगा सब। मानव विकास का उद्देश्य क्या? देखिए इसका उद्देश्य भैया जानने बगैर तो हम नहीं जा सकते। देखिए इसका उद्देश्य क्या है? मानव विकास का मुख्य उद्देश्य ऐसी परिस्थितियों को
उत्पन्न करना है, कहता है, जिनमें लोग सार्थक जीवन व्यतीत कर सकें। बिल्कुल सादा, ठीक है। सार्थक जीवन का तात्पर्य आय तथा संपत्ति के विस्तार व लंबा जीवन जीने से नहीं होता, ठीक है। जो सादा जीवन होता है ऐसा नहीं होता। जीवन का कोई उद्देश्य तथा उपयोगिता भी होनी चाहिए। जीवन का कोई उद्देश्य और उपयोगिता भी होनी चाहिए। इसका अर्थ है कि लोग स्वस्थ हो तथा अपनी बुद्धि और विवेक का विकास करते हुए परिश्रम के बल पर समाज में प्रतिभागिता करें व अपने उद्देश्य की पूर्ति करने में स्वतंत्र हों तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति आसानी से पूरा कर सकें, ठीक है। यही मानव का उद्देश्य है, मानव विकास का। ये ध्यान में रखना है। आराम से इसे पढ़िएगा, बिल्कुल साधारण भाषा लिखी है, आपको आराम से याद भी हो जाएगा। याद तो नहीं किया जाता है, बिल्कुल इन्हें समझा जाता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 9वें का अथवा कह रहा है संलग्नता एवं पुनर्योजन की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। देखिए सबसे पहले जानना संलग्नता है क्या है। इसमें लिखना है ऐसे जीन्स जो कि एक ही गुणसूत्र पर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ऐसे जीन्स जो एक ही गुणसूत्र पर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, और यानी तथा हमेशा साथ साथ ही आगे की संतानों में क्या होते हैं, प्रदर्शित होते हैं। ऐसे जीन्स क्या कहलाते हैं, संलग्न जीन्स कहते हैं। ऐसे जीन्स को क्या कहते हैं, संलग्न जीन्स कहते हैं। तथा इस घटना को क्या कहते हैं, संलग्नता कहते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है संलग्नता होती क्या है। जो जीन्स होते हैं, ऐसे जीन्स जो एक ही गुणसूत्र पर हो, एक ही गुणसूत्र पर हो, और वो साथ साथ ही यानी अलग ना हो, साथ साथ ही आगे की पीढ़ी में चले जाएं, आगे की पीढ़ी यानी आगे की संतानों में प्रदर्शित होते हैं। ऐसे जीन्स क्या कहलाते हैं, संलग्न जीन्स कहलाते हैं। और इसी जो घटना हो रही है, इसी घटना को क्या बोलते हैं, संलग्नता। लेकिन ध्यान में रखिएगा नोट में, संलग्नता नाम किसने दिया था, मॉर्गन ने दिया था। किसने दिया था, मॉर्गन ने दिया था, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, मॉर्गन नामक वैज्ञानिक ने दिया था संलग्नता। उदाहरण में क्या है, उदाहरण हमारे पास है ड्रोसोफिला यानी फुट सलाई में शरीर के रंग और पंख के आकार को नियंत्रित करने वाले जीन आपस में पूर्ण क्या होते हैं, संलग्नता दिखाते हैं। ये आपका उदाहरण है ड्रोसोफिला, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कह रहा है एक क्वेश्चन पुनर्योजन, इसी का था पुनर्योजन। देखिए संलग्न जीन युग्मक निर्माण के दौरान, संलग्न जीन युग्मक निर्माण के दौरान क्रॉसिंग ओवर, यानी क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है जीन विनिमय, क्रॉसिंग ओवर विनिमय में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। क्रॉसिंग ओवर का मतलब विनिमय में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। तो एक दूसरे से अलग होकर नए संयोजन बनाते हैं, और इस घटना को क्या बोलते हैं, पुनर्योजन। उदाहरण में जैसे शार्क के दांतों का बदलना, शार्क के दांतों का बदलना। तो देखिए शार्क के दांत हड्डी से जुड़े नहीं होते हैं। शार्क के दांत जो होते हैं वो हड्डी से जुड़े नहीं होते, बल्कि एक बोनी गुहा के अंदर विकसित होते हैं। इस वजह से तेंदुए शार्क हर 9 या 12 दिनों में अपने दांत क्या करते हैं, बदल लेते हैं। ये ध्यान में रखना है, इतना आपको समझ लेना, इतना ही लिखना है। ये हमारा सेट समाप्त होता हुआ। इसके बाद मैं लेकर के आऊँगा बहुत ही जल्द सेट नंबर 5वां।